अध्याय 1030 दानव फीनिक्स बेल। जियो यान की जोर से हंसी के बाद, जो आकाश से शक्तिशाली रूप से उतरी, उसके हाथों में वॉशबेसिन के आकार का 3 रंग का अग्नि कमल अचानक एक आग की चमक में बदल गया जो आकाश में फैंग किंगेर की ओर गोली मार दी। अग्नि कमल जहां भी जाता है, अंतरिक्ष में तीव्रता से उतार चढ़ाव होता है। एक गहरे काले रंग की स्थानिक रेखा खाली आकाश में स्याही की तरह बिखरी हुई प्रतीत होती थी जहां से अग्नि कमल उड़ता था। उस अनंत अंधकार ने व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। इस पूरे स्थान की ऊर्जा को जगाने के लिए अग्नि कमल उड़ गया। दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा भी हिंसक हो जाने से जंगली हवा चली। इस असामान्य घटना के कारण अनगिनत लोग इसे देखकर दंग रह गए। ऐसी भयावह शक्ति कुछ ऐसी थी कि उन विशेषज्ञों को भी, जो कई वर्षों से डू जोंग क्लास में थे, ट्रिगर करने में कठिनाई हुई। आकाश से फैंग किंगेर ने आग के कमल को देखा, जो आग की चमक में बदल गया था, जो उस पर चढ़ गया था। पहली बार उसकी ठंडी ठंडी अभिव्यक्ति बदली थी। उसने वास्तव में अग्नि कमल से एक विनाशकारी आभा को महसूस किया। ऐसी आभा के तहत, उसकी स्थिति के बावजूद उसके दिल में अनजाने में एक तूफान उठ गया। इस समय, वो अंत में समझ गई थी कि उसे लगता है कि उसने शुरू से ही इसी उम्र के इस युवक को कम करके आंका था। उसने हमेशा सोचा था कि जियो यान ने अपनी कई चौंकाने वाली उपलब्धियों को करने के लिए बाहरी ताकत की मदद पर भरोसा किया था। हालांकि, आज, इस भयावह 3 रंग के अग्नि कमल के प्रकट होने के बाद, उसके दिल में जियो यान की धारणा उठ गई थी, भले ही वह ऐसा होने देने में कितनी भी अनिच्छुक हो। अन्यथा, जो अंततः पीड़ित होगा, वह संभवतः स्वयं था। फैंग किंगेर की सुंदर आंखों ने 3 रंगों के अग्नि कमल को देखा जो अपनी हिंसक ऊर्जा के साथ हवा को काट रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीरता तेजी से दिखाई दी। उसने अपना हाथ लहराया और अंधेरा प्रकाश, जो हवा में घूम रहा था, बिजली की तरह वापस उड़ गया। यह एक बार फिर अनगिनत लोगों की आंखों के सामने उसके पीछे मायावी काले फीनिक्स में प्रवेश कर गया। इस अजीब, अंधेरे प्रकाश के प्रवेश के बाद, विशाल भ्रमपूर्ण ब्लैक फीनिक्स अचानक बहुत अधिक वास्तविक हो गया। इससे जो भयावह दबाव फैला वह भी तेजी से और तीव्र होता गया। पवित्र चिन्ह दानव फीनिक्स बेल। फैंग किंगेर के हाथ ने बिजली जैसी गति के साथ कई चकाचौंध वाली मुहरें बनाई, इससे पहले कि उसके छोटे से मुंह से अचानक एक ठंडी चीख निकले। कोई देख सकता था कि उसके पीछे विशाल मायावी काली फीनिक्स रोने की आवाज आने पर पुनर्जीवित हो गई थी। एक तेज फीनिक्स रोना आकाश में उत्सर्जित हुआ। डार्क ब्लैक लाइट अचानक बढ़ी और फैंग किंगेर के शरीर के चारों ओर लिपट गई। फैंग किंगेर के शरीर को उसके भीतर लपेटने के बाद, शक्तिशाली अंधेरे प्रकाश भी थोड़ा हिल गया। एक क्षण बाद, इसने एक बड़ी काली घंटी बनाई जो 100 फीट से अधिक बड़ी थी। यह घंटी बहुत बड़ी थी। यह गहरे काले रंग का था और विशाल घंटी की सतह पर गड़ी गई एक उड़ती हुई काली फीनिक्स थी जिसके पंख फैले हुए थे। एक असामान्य काली लौ बार बार मुड़ी और उसके शरीर से उठी। यह विशाल घंटी थोड़ी अजीब थी। स्पष्ट रूप से, यह ऊर्जा से एकत्रित था, लेकिन यह पदार्थ के साथ कुछ से भी अधिक वास्तविक लग रहा था। यहाँ तक उस पर मौजूद गहरा प्रकाश भी एक वास्तविक पदार्थ के समान था। विशाल, गहरे काले रंग की घंटी, जो अचानक प्रकट हुई थी, स्वाभाविक रूप से पूरे स्टेडियम से कई विस्मयादिबोधक गूंज उठे। इस विशाल घंटी ने दूर से देखने पर अविनाशी होने का एक भयानक आभामंडल दिया। इस बात का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि इस चीज की बेरहमी कितनी चौंकाने वाली थी। यह संभावना थी कि कुछ कुलीन डू जोंग्स द्वारा पूर्ण बल हमला भी इसे कुछ नहीं कर पाएगा। दानव फीनिक्स बेल। वीआईपी सीटों पर बैठे 4 महान डू जून की आंखें उस विशाल काली घंटी को देखते हुए जमा हो गईं। उनके चेहरों पर माधुर्य झलक रहा था। जिन चीजों में शक्तिशाली माने जाने की योग्यता थी, उनमें इस चीज की प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी। यह अफवाह है कि यह दानव फीनिक्स बेल प्राचीन काल से दानव फीनिक्स जनजाति में पारित एक डू तकनीक है। यह स्वर्ग दानव फीनिक्स के पूर्वज द्वारा बनाया गया था जिसकी ताकत डू शेंग वर्ग तक पहुंच गई थी। इसकी रक्षात्मक शक्ति अतुलनीय रूप से भयावह है। इसके अलावा, इसका उपयोग अत्यंत तेज ध्वनि तरंग हमले को रोकने के लिए किया जा सकता है।
इसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं हैं और इससे निपटना बेहद मुश्किल है। यह वह कौशल है जिसमें स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति विशेषज्ञ है। एक ही वर्ग में कुछ ही हैं जो इसे तोड़ सकते हैं। हालांकि इस लड़की ने स्पष्ट रूप से केवल सती सीखा है इसके हिस्से। यदि स्वर्ग के दानव फीनिक्स जनजाति के वे पुराने साथी जो नहीं मरेंगे इसका उपयोग करते हैं, तो संभावना है कि 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ इस दानव फीनिक्स बेल द्वारा कवर किया जाएगा। घंटी बजते ही सारा जीवन नष्ट हो जाता है। जियान जुनजे ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। उन्होंने प्रशंसा में आह भरी और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए स्थिति को समझाया। दुर्भाग्य से इस पवित्र चिन्ह दानव फीनिक्स बेल का उपयोग केवल स्वर्ग दानव फीनिक्स की रक्त रेखा वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। हुआंग क्वान जुनजे की आंखों में कुछ गर्मी का पता चला, इससे पहले कि उसने अफसोस की सांस ली। कुछ चीजें थीं जो उन्हें इस स्तर पर पहुंचने के बाद आकर्षित कर सकती थीं। हालांकि इस पवित्र चिन्ह दानव फीनिक्स बेल को उन चीजों में से एक माना जा सकता है। यदि वे अपनी ताकत के साथ इस दानव फीनिक्स बेल का उपयोग करते हैं, तो संभावना है कि वे एक समान ताकत के दो कुलीन डूजून के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। हुआंग क्वान जुनजे, आपको चकाचौंध करके खुद को नहीं खोना चाहिए। स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति की चीजों को छूने से बचने की कोशिश करें। वे लोग दूसरों को अपने कबीले के लोगों की लाश पर ठोकर खाने की अनुमति भी नहीं देंगे, यहाँ तक एक कीमती जू तकनीक भी नहीं। ली जुनजे ताड़ना देते हुए बेहोश हो गया। यह सुनकर हुआंग क्वान जुनजे का चेहरा बदल गया। वह तुरंत हंसा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह आदरणीय आत्मा जू जून वह मूर्ख नहीं है। जादुई जानवर की दुनिया में स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति की स्थिति मध्य मैदान क्षेत्र में पिल टॉवर और हॉल ऑफ सोल्स के समान थी। वे एक प्रकार से श्रेष्ठ और पृथक अस्तित्व थे। उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से भयावह थी। हालांकि येलो स्प्रिंग पवेलियन भी काफी मजबूत था, फिर भी इस तरह के गुट की तुलना में यह बहुत कमजोर था। हालांकि दानव फीनिक्स बेल मजबूत है, लेकिन इसका थोड़ा सतही हिस्सा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। फैंग जुनजे ने उस विशाल दानव फीनिक्स बेल पर नजर डाली और वह बेहोश होकर हंसा। इस बार किसी ने भी उनकी बातों का खंडन नहीं किया। फैंग किंगेर का दानव फीनिक्स बेल मजबूत हो सकता है, लेकिन वह अजीब 3 रंग का अग्नि कमल भी उतना ही भयानक था। यह विशेष रूप से ऐसा मामला था जब किसी ने अपने भीतर निहित विनाश शक्ति को महसूस किया। उस ताकत ने लेई जुनजे के स्तर के विशेषज्ञों को भी थोड़ा सा डर महसूस कराया। लेई जुनजे के समूह की दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह टक्कर इस लड़ाई के विजेता को निर्धारित करेगी। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे यह निर्धारित नहीं कर सके कि कौन विजयी होगा। गहरे काले रंग की घंटी अभी बनी ही थी कि अग्नि कमल से बनी अग्नि का प्रकाश हवा में से कटकर आ गया। घंटी के विशाल आकार की तुलना में अग्नि कमल के आकार को केवल छोटा बताया जा सकता है। यह आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें निहित भयावह ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसे कम आंकने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अनगिनत टकटकी के सामने अग्नि कमल रेत के एक छोटे से दाने की तरह था जो एक निर्णायक तरीके से हिंसक रूप से विशाल घंटी से टकरा गया था। क्लैंग! टक्कर होते ही अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। उस विशाल घंटी की सतह से एक वास्तविक पदार्थ की तरह एक विशाल ध्वनि तरंग बेतहाशा फैल गई। जंगली हिंसक उतार चढ़ाव ने आसमान में काले बादलों को भी मथने का कारण बना दिया। घंटी की घंटी अभी अभी बज रही थी कि एक धीमी गहरी आवाज आई। उसी क्षण वॉश बेसिन के आकार का 3 रंग का अग्नि कमल अचानक फट गया। इस विस्फोट से तेज आवाज नहीं हुई। हालांकि 3 रंग की आग की लहर जो अचानक उठी, वह समुद्र में 100,000 फुट लंबी सुनामी की तरह थी। यह आश्चर्यजनक ढंग से उठा। सारा आकाश तुरंत आग की दुनिया में बदल गया। तापमान तेजी से बढ़ा। दूर के पवन बिजली पर्वत श्रृंखला के कुछ स्थान उच्च तापमान के कारण जलने लगे थे। आसमान में धुएं की लहर दौड़ गई। चारों दिशाओं से आ रही अग्नि की लहर ने इस समय आकाश को ढांक लिया था। लाइटनिंग माउंटेन के ऊपर घने काले बादल इस समय वाष्पीकृत हो गए थे।
उनके भीतर जो वज्र चमक रहा था वह बिल्कुल चूहों की तरह था जिन्होंने बिल्ली को देखा था। 3 रंगों वाली स्वर्गीय ज्वाला के बहने पर वे सभी दहशत में भाग गए। 3 रंगों के अग्नि कमल के फटते ही बिजली का पहाड़ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बिजली के पहाड़ पर अनगिनत लोग पसीने से लथपथ थे। यहाँ तक डुकवी भी इस तरह के तापमान को पूरी तरह से अलग नहीं कर सका। आकाश में अनंत 3 रंगों के अग्नि समुद्र को देखकर हर कोई दंग रह गया। पल भर में उनका दिल कांप उठा। अगर यह आग का समुद्र थोड़ा नीचे खिसकता तो संभावना थी कि यह बिजली का पहाड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वीआईपी सीटों पर 4 महान डू जून के भावों में इस समय विभिन्न परिवर्तन हुए। उन्होंने कभी भी जियो यान से ऐसी भयावह डू तकनीक का इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसी विनाशकारी ताकत कुछ ऐसी थी जिसे हासिल करने में एक विशेषज्ञ 6 स्टार डू जोंग को भी कठिनाई हुई। अब हालांकि यह एक स्टार डू जोंग के हाथों में दिखाई दिया था। अपनी दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से यह बताने में सक्षम थे कि जियो यान ने हमले का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा किया था। इस प्रकार उन्होंने किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा नहीं किया था। फिर भी यही कारण था कि उनके दिल और भी अधिक हिल गए। फीतियान भी दंग रह गया क्योंकि वह लेई जुनजे के पास खड़ा था। आकाश में 3 रंग की स्वर्गीय ज्वाला की पृष्ठभूमि के खिलाफ उनका चेहरा असाधारण रूप से हास्यपूर्ण दिखाई दिया। इस 3 रंग के अग्नि कमल के फटने के सामने, यहाँ तक कि उसने वास्तव में एक तरह की खतरनाक आभा महसूस की जो उसकी हड्डियों में रिस गई थी। अगर उसे इस अग्नि कमल के हमले का सामना करना पड़ा तो शायद वह अपनी ताकत पर भरोसा करके जीवित रहने में सक्षम हो। हालांकि जो कीमत उसे चुकानी पड़ी वह निश्चित रूप से भारी होगी। यह व्यक्ति वास्तव में खतरनाक है। फीतियान ने हवा की एक गहरी सांस ली। उनकी अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे गंभीर हो गई। जियो यान का वजन उसके दिल में भी तेजी से चढ़ गया। कई निगाहों ने अचंभित भावों से आकाश में आग के समुद्र को देखा। आग के समुद्र के बीच में एक विशाल घंटी मजबूती से खड़ी थी। हालांकि इसकी सतह पर गहरे काले प्रकाश ने भी कई ऊर्जा तरंगों का निर्माण किया था क्योंकि यह 3 रंग की आग की लहर के आसपास थी। लेई जुनजे ने अनैच्छिक रूप से आह भरी जब उसने देखा कि 3 रंग की आग की लहर से टकराने के बाद विशाल गहरे काले रंग की घंटी में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक फैंग किंगेर इस हमले को सह सकती है, यह मैच निश्चित रूप से उसकी जीत के साथ समाप्त होगा। दरार। हालांकि जैसे ही लेई जुनजे ने राहत की सांस ली, एक स्पष्ट नर्म ध्वनि अचानक शांत आकाश से टूट गई। यह आवाज फीकी हो सकती है, लेकिन यह लेई जुनजे के कानों से नहीं निकली। तुरंत उसने अपना हाथ कस लिया और धीरे से अपना सिर उठा लिया। उसकी आंखें विशाल गहरे काले रंग की घंटी पर टिकी थीं और उसमें धीरे धीरे फैलती हुई कई छोटी छोटी दरारें देखने में सक्षम थी। अध्याय 1031 विक्टर। विशाल घंटी पर छोटी दरार रेखाएं इसके विशाल आकार की तुलना में अगोचर थीं। हालांकि ली जुनजे और अन्य लोगों की ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से उन्हें देखने में सक्षम थे। उनके चेहरे तुरंत बदल गए। इसे देखने से फैंग किंगेर का दानव फीनिक्स बेल भयावह अग्नि कमल के हमले को रोकने में असमर्थ था। लेई जुनजे की अभिव्यक्ति इस समय उदास हो गई थी। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बंधी हुई थी। यह सीन कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने शुरू से कभी उम्मीद नहीं की थी। वह फैंग किंगेर की ताकत के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था, फिर भी चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, सच्चाई उसके सामने थी। लेई जुनजे की उदास अभिव्यक्ति की तुलना में फैंग जुनजे के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जियो यान का प्रदर्शन शुरुआत से ही बेहद संतोषजनक रहा है। मूल रूप से उसने सोचा था कि यह ठीक है जब तक जियो यान फैंग किंगेर से बहुत बुरी तरह से नहीं हारता। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो यान दूसरी पार्टी को हरा पाएगा। यद्यपि वह जानता था कि जियो यान के पास याओ लाओ के लिए उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कुछ उत्कृष्ट बिंदु थे, वह यह भी जानता था कि फैंग किंगेर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति से किसी के होने के नाते उसकी लड़ने की ताकत उसके समान स्तर पर उससे कहीं अधिक थी। जियान जुनजे और हुआंग क्वान जुनजे समान रूप से चौंक गए थे।
जाहिर है जियो यान ने डेमन फीनिक्स बेल को तोड़कर उनकी उम्मीदों को पार कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि इस साथी की पृष्ठभूमि क्या है। वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली डू तकनीक जानता है। इसके अलावा ऐसी प्रतिभा काफी भयावह भी होती है। उन दोनों ने विचारशीलता की अभिव्यक्ति प्रकट की। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतनी उम्र में इसे हासिल करने के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता होगी जिसमें समान रूप से महान क्षमताएं हों। इसके अलावा बहुत से पुराने साथी नहीं थे जो इस तरह के शिष्य को मध्य मैदान में भी पढ़ा सकते थे। फिर भी ऐसा लगता था कि उनमें से कोई भी जियोयान नामक शिष्य नहीं था। अखाड़े के किनारे पर मू किंगलुवान, टैंग यंग और पीले चेहरे वाले वांग चेन कुछ हैरान थे क्योंकि उन्होंने आकाश में आग के अंतहीन समुद्र को देखा, खासकर वांग चेन। उसने मूल रूप से महसूस किया था कि उसके अंग सुन्न हो गए हैं। यदि जियोयान ने पहले उसके साथ मारपीट का आदान प्रदान करते समय ऐसी भयावह डू तकनीक का इस्तेमाल किया होता, तो संभव है कि उसे जिंदा बचने का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ तक फैंग किंग एयर का दानव फीनिक्स बेल भी उस अग्नि कमल को रोकने में असमर्थ है। यह जियोयान वास्तव में बहुत भयानक है। टैंग यंग ने अनजाने में एक गहरी सांस ली। वह धीरे से बोला और उसकी निगाहें आसमान की ओर गौर से देखने लगी। उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। 10,000 तलवार मंडप में युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बनने में सक्षम होने के कारण टैंग यंग के दिल में स्वाभाविक रूप से कुछ गर्व था। फिर भी यह गर्व जियोयान और फैंग किंग एयर के सामने एक मजाक की तरह दिखाई दिया। दोनों ने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी, वह उससे कहीं अधिक थी। मू किंग लुवान ने भी उसी भावना को साझा करते हुए सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ उनके संघर्ष के कारण जियोयान के नाम के बारे में सुना था, उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए कि वे 4 मंडपों के भीतर युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट सदस्य थे। हालांकि आज की इस बड़ी लड़ाई ने उन सभी को झुकना पड़ा था। ऐसी ताकत वास्तव में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वे तुलना कर सकें। वांग चेन ने अपने दांत पीस लिए जब उसने उन दोनों के शब्दों में आहें सुनी। हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस अनिच्छा को उसके हृदय में केवल आकाश में व्याप्त आग के समुद्र के सामने ही दबाया जा सकता था। आकाश में व्याप्त आग के 3 रंगों के समुद्र में एक विशाल, गहरे काले रंग की घंटी खड़ी थी। हर बार जब आग की लहर ऊपर उठती, तो इससे विशाल घंटी की सतह पर अंधेरा छा जाता। उस पर छोटी छोटी दरार वाली रेखाएं और भी तेजी से फैलती थीं। दरार, हल्का सा शोर धीरे धीरे निकल रहा था। अंत में वे लगातार आवाज करना शुरू कर दिया था। इस तरह का शोर बहुत तेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी के कानों में पहुंच गया। इसलिए पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा रहा। आसमान में आग के 3 रंगों के समुद्र को देखते हुए अनगिनत आंखों ने थोड़ा झटका दिया। इस लड़ाई का विजेता इस समय निर्धारित होने वाला था। जियोयान को आग के समुद्र के ठीक नीचे हवा में निलंबित कर दिया गया था। इस समय उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। हालांकि 3 रंग के अग्नि कमल जैसी डू तकनीक की ताकत बेहद भयानक थी, लेकिन जब कोई इसका इस्तेमाल करता था तो थकावट भी भयावह होती थी। जियोयान की आंखें आग के समुद्र में गहरे काले रंग की घंटी पर टिकी हुई थीं। उस पर फैली दरार रेखा के कारण उसके हृदय को जरा भी आराम नहीं आया। उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें एक तर्क को समझने की अनुमति दी। एक शेर को खरगोश का शिकार करते समय भी अपने सभी कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। किसी भी विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा एक अंतहीन खाई में खींचा जा सकता है। इन कुछ वर्षों के दौरान कई विशेषज्ञ उनके हाथों में पड़ गए थे। इसलिए जियोयान के पास स्वाभाविक रूप से एक गहरी समझ थी। जियोयान ने तेजी से डुक्यूई रिकवरी औषधीय गोलियों के एक जोड़े को अपने मुंह में डाला। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने बड़ी घंटी को उसकी बढ़ती हुई दरार वाली रेखाओं के साथ देखा। उसके शरीर के भीतर डुक्यूई चुपचाप घूम रहा था क्योंकि इसने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था। दरार, दरार, दरार की रेखाएं तेजी से फैलती हैं। एक क्षण बाद उन्होंने अंततः बड़ी घंटी के हर कोने को ढक दिया।
इस समय आग के 3 रंग के समुद्र ने एक बार फिर से एक अत्यंत भयानक आग की लहर उठाई जो उस विशाल घंटी से हिंसक रूप से टकरा गई। टकराना। इस बार की टक्कर ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ की चट्टान चकनाचूर हो गई हो। एक चौंकाने वाली तेज आवाज निकली। तुरंत कोई भी विशाल घंटी को हिंसक रूप से हिलते हुए देख सकता था। एक धमाके के साथ विशाल घंटी के चकनाचूर होने से पहले दरार की रेखाओं के माध्यम से अंधेरा प्रकाश छा गया। एक चौंकाने वाली गति से सभी दिशाओं में काले टुकड़े बाहर निकल गए। प्रत्येक टुकड़े में ऊर्जा की भयावह मात्रा होती है। हालांकि ये टुकड़े आग की लपटों के समुद्र के उच्च तापमान से वाष्पीकृत हो जाएंगे, लेकिन विस्फोट से जो शक्तिशाली लहर पैदा हुई थी, उसने आग के समुद्र को बिखेर दिया था। जियो यान की काली आंखों ने उस स्थान को गौर से देखा जहां विशाल घंटी फटी थी। तेज हवा के चलते उसके शरीर से कुछ काले काले टुकड़ों ने सीटी बजाई थी। हालांकि उन्होंने उसे थोड़ा विचलित नहीं होने दिया। विशाल घंटी के टुकड़ों से एक घना काला धुआं निकला। जियो यान की निगाहें उन पर टिकी थीं। एक पल के लिए बिना पलक झपकाए काले धुएं को घूरने के बाद जियो यान ने देखा कि काला धुआं अचानक सिकुड़ गया। तुरंत बिजली की तरह एक आकृति भीतर से बाहर निकली। जैसे ही यह आकृति दिखाई दी, जियो यान की आंखों में ठंडक आ गई। जैसे ही उसका शरीर हिल रहा था, उसके पैरों के नीचे चांदी की चमक चमक उठी। बाद की कुछ छवियां दिखाई दी और उसका शरीर उस आकृति के साथ भूत प्रेत के रूप में आ गया। उसकी मुट्ठी से एक जेड हरी लौ तेजी से निकली। जब जियो यान उस आकृति के पीछे दिखाई दिया, तो एक रंगीन कपड़ा जिसमें तेज हवा थी, अचानक जियो यान के माथे के बीच में आ गया। जियो यान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने रंगीन कपड़े को पकड़ा और उसे आगे चार्ज करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। तुरंत उसने हिंसक रूप से तोप के गोले की तरह नर्म आकृति पर प्रहार किया। कराह। इस टक्कर से मजबूत बल ने आकृति को कराहने का कारण बना दिया। सुंदर आकृति भी मोटे तौर पर जमीन पर उतरी, अखाड़े की सतह के खिलाफ जोरदार प्रहार किया। उस शक्तिशाली बल ने जमीन पर कई दरारें फैला दी। एक बार जब उन्होंने फैंग किंगेर को देखा, जो जमीन पर घायल हो गया था, तो स्टेडियम के चारों ओर से कई विस्मय की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जियो यान ने यह सब शोर नहीं सुना होगा। उसकी मुट्ठी बिना किसी को देखे उसकी आस्तीन के नीचे कस गई। तुरंत उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। कई हैरान आंखों के सामने उतरते हुए उसका शरीर हिल गया, जिसके बाद वो फैंग किंगेर के पास उतरा, अपना पैर उठाया और शातिर तरीके से उसके सिर की ओर लपका। अपने रुख से फैंग किंगेर का सिर तरबूज की तरह फट जाएगा अगर उसका पैर उस पर सटीक वार करता। जियो यान की अचानक हुई इस शातिर हरकत से वहां मौजूद सभी की आंखें फीकी पड़ गईं। इस बात को भूल जाए कि फैंग किंगेर की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे मारने से कैसे एक अंतहीन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस यह तथ्य कि दूसरा पक्ष एक महान सौंदर्य था, एक शातिर व्यक्ति को इतनी निर्मम हड़ताल करते समय थोड़ा हिचकिचाएगा, है ना? फिर भी इस समय जियो यान, उसके उतरते पैर की दुष्टता और उसका कुरकुरा तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वह चींटी पर कदम रख रहा हो। जरा सी भी झिझक नहीं थी। उनकी निर्णायकता ने किसी को स्तब्ध कर दिया। जियो यान का गिरना पैर बहुत तेज था। उन्होंने किसी को बीच बचाव का मौका नहीं दिया। एक पल बाद, बिना किसी अप्रत्याशित परिवर्तन के, इसे फैंग किंगेर के सिर पर बुरी तरह से पटका गया। इस पल पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। पफ। जब फैंग किंगेर के सिर पर पैर पड़ा तो सभी दिशाओं में अपेक्षित ताज़ा खून के छींटे नहीं पड़े। उसका सिर गुब्बारे की तरह फट गया, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे शून्य हो गया। इस दृश्य को देख वहां मौजूद कई लोग सदमे में आ गए। उनकी आंखें नीरस अवस्था में उतर गईं। वे अनिश्चित थे कि अभी क्या हुआ था। जियो यान के चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं हुआ जब वो कोई ताज़ा खून देखने में असफल रहा। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं क्योंकि उसके पैर धीरे से आगे बढ़े। एक फ्लैश में वह हवा में एक निश्चित स्थान पर दिखाई दिया। उसके मुंह के कोने को एक ठंडी मुस्कान में उठा लिया गया था क्योंकि उसकी मुट्ठी उसके सामने की खाली जगह की ओर हिंसक रूप से टूट गई थी। टकराना।
एक पंच फेंका गया। जब यह मुक्का खाली हवा में वार करने ही वाला था कि एक अजीबोगरीब रंग बिरंगी आकृति दिखाई दी। घबराहट में उसने अपना हाथ लहराया और वह जियो यान की मुट्ठी से टकरा गया। शक्तिशाली ताकत ने उसे 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे ले जाने का कारण बना दिया। उसके मुंह के कोने से अनजाने में खून के निशान रिसने लगे। आप अपने प्रवेश स्तर 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी से किसे धोखा देना चाहते हैं? जियो यान ने अपनी आंखें उठाईं और फैंग किंगेर के पीले, सुंदर चेहरे पर मुस्कुराए। उसकी मुस्कान में थोड़ी ठंडक थी। फैंग किंगेर ने अपने चांदी के दांत जकड़ लिए। उसकी सुंदर आंखें गुस्से से मुस्कुराते हुए जियो यान को देख रही थीं। आज पहली बार था कि इतने वर्षों में उसे इतने अपमानजनक अंदाज में पराजित किया गया था। उसके दिल में एक ज्वार की तरह अपमान उठ खड़ा हुआ। एक क्षण बाद फैंग किंगेर की सुंदर आंखों पर एक दुष्टता छा गई। उसने अपने शरीर के भीतर बची हुई डुकवी को घुमाया। हालांकि इससे पहले कि वह हमला कर पाती, अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। देखते ही देखते एक भूत प्रेत जैसी आकृति उनके सामने आ गई। एक बर्फीले ठंडे हाथ ने धीरे से उसकी लंबी गर्दन को चील के पंजे की तरह पकड़ लिया, जबकि एक नर्म आवाज जिसमें एक हत्या का इरादा था, धीरे धीरे बज रहा था। आवाज के कारण फैंग किंगेर का प्यारा शरीर अचानक अकड़ गया। तुमने खो दिया है। 1032 प्राचीन फीनिक्स सार रक्त। पूरे स्टेडियम की निगाहें फैंग किंगेर की गर्दन पर रखे बड़े हाथ पर जम गई। यहाँ तक जियो यान के चेहरे पर स्पष्ट रूप से उभरी हत्या की मंशा भी काफी लोगों की नजरों में आ गई थी। इस समय पूरा लाइटनिंग माउंटेन खामोश हो गया। क्या युवा पीढ़ी के बीच इस बहुप्रतीक्षित शीर्ष स्तरीय लड़ाई का नतीजा आखिरकार तय हो गया था? यह अंतिम परिणाम अधिकांश लोगों की अपेक्षाओं को पार कर गया था। फैंग किंगेर की प्रतिष्ठा और ताकत कुछ ऐसी थी जिससे हर कोई वाकिफ था। फिर भी विंड लाइटनिंग पवेलियन की यह प्रतिभाशाली महिला, जो हर सदी में केवल एक बार दिखाई देती थी, जियो यान नामक इस युवक के हाथों हार गई थी। इस शांत स्टेडियम में काफी संख्या में लोगों ने कुछ उदास चेहरे भी दिखाए। ली जुनजे का चेहरा पानी जितना गहरा था। उसी तरह उसने फैंग किंगेर के जियो यान के हाथों हारने की उम्मीद नहीं की थी। वह न केवल जियो यान टोडा के लिए चीजों को कठिन बनाने में असमर्थ था, बल्कि उसने जियो यान को फैंग किंगेर की प्रतिष्ठा उधार लेने की अनुमति भी दी थी ताकि वह तुरंत प्रसिद्ध हो जाए। उसे वास्तव में ऐसा लगा कि जियो यान का फायदा उठाने के इरादे से उसे दोगुना नुकसान हुआ है। जिस स्थान पर विंड लाइटनिंग पवेलियन स्थित था, वह पूरी तरह से खामोश था। फीतियान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उनके चेहरे बदसूरत थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। जियो यान ने जिस ताकत का प्रदर्शन किया था, उसने उन्हें अतीत में अपने द्वारा किए गए अनुमानों को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। ली जुनजे के उदास चेहरे की तुलना में फैंग जुनजे का चेहरा मुस्कान से भरा था। जियो यान के आज के प्रदर्शन ने वास्तव में उसकी उच्च उम्मीदों को कम कर दिया था। उस जिद्दी बूढ़े आदमी की आंखें आज भी उतनी ही तेज हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें इतना उत्कृष्ट शिष्य कहां से मिला। फैंग जुनजे मुस्कुराया और अपने दिल में धीरे से आह भरी। अखाड़े में, जहां सभी की निगाहें केंद्रित थीं, फैंग किंगेर का प्यारा शरीर उसके गले में ठंडे हाथ के कारण बहुत सख्त हो गया था। जियो यान की आवाज में निहित वास्तविक हत्या के इरादे ने उसे इस बात पर संदेह नहीं किया कि अगर वह वास्तव में उस बिंदु पर आया तो उसके सामने वाला व्यक्ति शातिर तरीके से एक फूल को नष्ट कर देगा। हालांकि उसके दिल में बेहोशी का डर अभी अभी पैदा हुआ था, जब उसकी जगह रोष और अपमान ने ले ली थी। उसकी हैसियत और ताकत के साथ उसके साथ ऐसा व्यवहार कब किया गया था? फैंग किंगेर ने अपने दांतों को कसकर पकड़ लिया और उसकी सुंदर आंखें गुस्से से जियो यान को घूर रही थीं। वह बिल्कुल एक घमंडी फीनिक्स की तरह दिख रही थी। उसके शरीर से एक अजीब काली लौ धीरे धीरे रिसने लगी। जियो यान की आंखों में एक ठंड लग गई जब उसने देखा कि फैंग किंगेर अभी भी जिद्दी था। ग्लेजेड लोट्स हॉट फ्लेम अचानक उसके हाथ से निकल गया क्योंकि वह धीमी आवाज में चिल्लाया, खो जाओ। जेड हरी लौ तेजी से बाहर निकली और फैंग किंगेर के शरीर पर अजीब काली लौ से टकरा गई।
दोनों पक्ष एक तीव्र आदान प्रदान में लगे हुए थे, लेकिन काली लौ जल्दी से उसके शरीर में वापस सिमट गई, और ऐसा लग रहा था जैसे फैंग किंगेर की हैरान आंखों के सामने एक महान दुश्मन से मुलाकात हो गई हो। स्वर्गीय लपटों ने दुनिया में दसियों हजारों लपटों में सर्वोच्च शासन किया। इसके अलावा जियो यान के ग्लेजेड लोट्स हॉट फ्लेम का निर्माण 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटों के विलय से हुआ था। यदि कोई इसे रैंक करता तो उसके लिए शीर्ष 10 में प्रवेश करना कठिन नहीं होता। हालांकि फैंग किंगेर की काली लौ थोड़ी अनोखी थी, फिर भी वह जियो यान के ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम के सामने कोई फायदा हासिल करने में असमर्थ थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? फैंग किंगेर के शरीर पर काली लौ को दबाने के बाद जियो यान का चेहरा ठंडा और उदासीन हो गया। हालांकि उनके शब्दों के बजने से पहले ही उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने देखा कि उसके हाथ पर भंडारण की अंगूठी अचानक कांप रही है, क्योंकि बिना किसी पूर्व चेतावनी के जेड की बोतल दिखाई दी। जेड बोतल के भीतर हरे लाल रक्त ने एक शानदार ऊर्जा उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया। अचानक हुए अप्रत्याशित परिवर्तन ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। जियो यान सबसे पहले ठीक हुआ था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसकी जेड हरी लौ जेड बोतल के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इसे बिजली की तरह अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लिया। जियो यान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। बहुत से लोगों को यह भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि लेई जुनजे और अन्य वीआईपी सीटों पर केवल एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर दिखाई दी, इससे पहले कि वह तेजी से गायब हो जाए। जेड की बोतल को अपने स्टोरेज रिंग में वापस करने के बाद जियो यान की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से गहरी और गंभीर हो गई। वह तेजी से 2 कदम पीछे चला गया, यह पता लगाने के बाद कि हरा लाल रक्त इस महिला के बगल में एक बेकाबू आवेग महसूस कर रहा था। यह संभवतः उन दोनों के स्वर्ग दानव फीनिक्स होने के कारण था। ऐसा लगता है कि मुझे इस खून को निपटाने के लिए समय निकालना होगा। यह विचार जियो यान के दिल में कौंध गया जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। हालांकि उसने देखा कि इस समय फैंग किंगेर की आंखों से एक असामान्य गर्म चमक निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर जियो यान का दिल और डूब गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था। फैंग किंगेर की सुंदर निगाहों ने जियो यान के स्टोरेज रिंग को देखा। जियो यान की प्रतिक्रिया पहले बहुत तेज थी, इसलिए उसने भी नहीं देखा कि वह चीज क्या थी। हालांकि उसे यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ पा रही थी कि जब वह चीज दिखाई दी तो उसके शरीर के भीतर का खून उबलने लगा था। उसके हृदय के भीतर एक अत्यंत तीव्र चूषण शक्ति उमड़ पड़ी। इस तरह की भावना। फैंग किंगेर विचार में गहरे उतरे। उसकी जीभ ने धीरे से उसके लाल होंठों को चाटा। यह दृश्य वास्तव में एक अंतहीन संदेह से भरा था। यह गहन विचार एक क्षण तक चलता रहा, उसके बाद उसका प्यारा शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी दोनों आंखों से धीरे धीरे आघात प्रकट हुआ। एल प्राचीन फीनिक्स सार रक्त। फैंग किंगेर ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और बिना पलक झपकाए जियो यान को देखा। उसके स्वर में कुछ झटका था, क्योंकि उसने प्रत्येक शब्द को उनके बीच एक विराम के साथ व्यक्त किया था। प्राचीन फीनिक्स सार रक्त। यह सुनते ही जियो यान का दिल उछल पड़ा। हालांकि उनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं दिखा। उनका स्वर शांत था जब उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उस चीज को पहले से सौंप दो। जियो यान को देखते हुए फैंग किंगेर की सुंदर आंखें गर्म हो रही थीं। उसकी ठंडी हंसी छिपी नहीं थी। इसके बजाय यह पूरे स्टेडियम में फैल गया, आप वास्तव में बहुत बोल्ड हैं। आप मेरे स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति से संबंधित किसी चीज पर अपना हाथ रखने की हिम्मत करते हैं। अखाड़े में अचानक हुए बदलाव ने भी काफी संख्या में लोगों को, जो स्थिति से अनजान थे, थोड़ा स्तब्ध हो गए। स्टेडियम के चारों ओर कई नजारे बह गए। लेई जुनजे और बाकी वीआईपी सीटों पर भी इस वजह से स्तब्ध रह गए थे। वे अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए, आगे बढ़े और अखाड़े में दिखाई दिए। उन दोनों को देखने के बाद लेई जुनजे ने गहरी आवाज में पूछा, किंगेर, क्या बात है? फैंग जुनजे भी जियो यान के बगल में दिखाई दिए थे जब लेई जुनजे प्रकट हुए थे।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और संयोग से जियो यान को अपने पीछे रोक लिया। फैंग किंगेर को देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सी बंधी हुई थीं और उसने फीकी आवाज में कहा, प्रतियोगिता में जीतना और हारना आम बात है। यद्यपि आप स्वर्ग दानव फीनिक्स के सदस्य हैं, यह मत सोचो कि स्वर्ग दानव फीनिक्स इस केंद्रीय मैदान में बिना किसी डर के घूम सकते हैं। फैंग किंगेर के दांतों ने उसके निचले लाल होंठ को काट लिया। उसकी आंखें अभी भी जियो यान पर टिकी हुई थीं। एक क्षण बाद वह ठंडी हंसी, फैंग जुनजे, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किंगेर ने बेतरतीब ढंग से बनाया है। जिस वस्तु को मैंने पहले महसूस किया था, वह स्पष्ट रूप से मेरी जनजाति का प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड है। अपनी स्थिति के साथ, आपको मेरे स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी जनजाति के सदस्य की लाश किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। इस प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को मेरी जनजाति के डेमन फीनिक्स ब्लडलाइन से परिष्कृत किया जाना चाहिए। इस अधिनियम ने मेरी जनजाति की एक बड़ी वर्जना को तोड़ दिया है। अगर यह बात मेरे कबीले तक फैली तो मेरे गोत्र की प्रवर्तन टुकड़ी कार्रवाई करेगी। यह सुनते ही सभी दंग रह गए। उनके सभी चेहरों में अपने अपने परिवर्तन हुए। फैंग जुनजे के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कम हो गई। स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति विंड लाइटनिंग मंडप नहीं थी। उन साथियों का दबंग तरीका कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने उस समय व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। ली जुनजे और बाकी ने इस समय बात नहीं की। यह मामला स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति को फंसाया। इसलिए फैंग जुनजे को इस पर सिरदर्द होने देना सबसे अच्छा था। इसके अलावा वे कुछ भी देखकर खुश थे जो फॉलिंग स्टार मंडप की ताकत को कम कर सकता था। मैं इस बात से अनजान हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह महज एक मैच है। जीत हार छोटी बात है। मिस फैंग किंगेर को मुझ पर इतने गंभीर अपराध का आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जियो यान ने कुछ ठंडी आवाज में बोलते हुए भौहें चढ़ा दी। क्या आप कह रहे हैं कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है? बोलते समय फैंग किंगेर का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। यदि आप किसी की निंदा करना चाहते हैं, तो आप हमेशा आरोप पा सकते हैं। जियो यान ने धीरे से उत्तर दिया। क्या आप मुझे अपनी स्टोरेज रिंग खोजने की हिम्मत करते हैं? फैंग किंगेर गुस्से में हंस पड़ा। वह निश्चित रूप से पहले अपने खून के उबलने की भावना के बारे में गलत नहीं थी। बहुत से लोगों ने फैंग किंगेर के शब्दों का विरोध किया। किसी और के भंडारण की अंगूठी को खोजना किसी के शरीर को खोजने से बहुत अलग नहीं था। यह अनुरोध थोड़ा ओवरबोर्ड था। हालांकि फॉलिंग स्टार मंडप की तुलना स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति से नहीं की जा सकती है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे दूसरों द्वारा अपनी इच्छानुसार धमकाया जा सकता है। यह आदरणीय स्वयं डू जून स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के कुछ पुराने साथियों से भी मिला है। आप केवल अपने शब्दों के साथ किसी और की स्टोरेज रिंग खोजना चाहते हैं। यह संभावना है कि कोई भी इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा। बोलते ही फैंग जुनजे की अभिव्यक्ति डूब गई। फैंग किंगेर ने एक बार बोलने के बाद फैंग जुनजे का खंडन करने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। एक डू जून को उनके स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के भीतर भी एक चरम विशेषज्ञ माना जाता था। इसके अलावा उनके पीछे फॉलिंग स्टार पवेलियन था। हालांकि अगर वह बस पीछे हटने को तैयार नहीं थी, प्राचीन फीनिक्स सार रक्त दानव फीनिक्स जनजाति के लिए बहुत उपयोगी था। अगर वह इसे प्राप्त कर लेती, तो उसकी रक्त रेखा की ताकत निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाती। इसलिए फैंग किंगेर ने अपने दांत जकड़ लिए और गहरी आवाज में कहा, यह ठीक है अगर आप किंगेर को उसकी स्टोरेज रिंग की खोज करने की अनुमति नहीं देते हैं। हालांकि मुझे अपने कबीले के नियमों के अनुसार एक प्रकार के खोज कौशल का उपयोग करना चाहिए। अगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो मैं अपने कार्यों के लिए माफी मांग सकता हूँ। यह सुनकर फैंग जुनजे चौंक गया। जियो यान की ओर अपना सिर घुमाते हुए वह अपने दिल में थोड़ा झिझका। वह स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के कुछ नियमों से भी अवगत था। फैंग किंगेर का अनुरोध वाजिब था। हालांकि वह थोड़ा चिंतित था कि जियो यान के पास जो कुछ भी प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड था, उसके पास फैंग किंगेर ने दावा किया था। उस समय
यह संभवतः स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के लिए अलार्म होगा। यदि यह वास्तव में पाया गया था, तब मामला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जियो यान ने भी फेंग जुनजे की आंखों को भांप लिया। ऐसा करते ही उनकी आंखें छलक पड़ी। यह खोज कौशल केवल प्राचीन फीनिक्स सार रक्त पर प्रतिक्रिया करेगा। अगर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो इसमें चिंता करने की क्या बात है। जब उसने देखा कि जियो यान चुप है, तो फेंग किंगेर ठंड से हंस पड़ी। जियो यान ने उसे बेहोश देखा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में उठा हुआ था। उसने अप्रत्याशित रूप से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपको अपने खोज कौशल का उपयोग करने की अनुमति दूंगा। अध्याय 1033 भव्य सभा का अंत। जियो यान ने सिर हिलाया और सहमत हो गया। इसने फेंग किंगेर सहित सभी को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। यह मामला कोई बच्चों का खेल नहीं था। अगर वह चीज वास्तव में पाई जाती थी, तो यह संभावना थी कि जियो यान स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति की काली सूची में दिखाई देगा। फेंग जुनजे की आंखों में एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने जियो यान को देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या यह ठीक है? हाँ, ओल्ड फेंग, कृपया आराम करें। अगर कोई सीधा खड़ा हो तो उसे अपनी परछाई के टेढ़े होने से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी के हारने के बाद झूठा आरोप लगाने की कई छोटी छोटी तरकीबें देखी हैं। यह आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जियो यान मुस्कुराया, सिर हिलाया और उसे आश्वस्त किया। जियो यान के शब्दों को सुनने के बाद फेंग जुनजे को और अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। चूंकि उसने इस तरह से बोलने की हिम्मत की, इसलिए संभव है कि उसमें कुछ आत्मविश्वास हो। बगल में फेंग किंगेर जियो यान के शब्दों से बेहद क्रुद्ध था। उसके सुंदर चेहरे ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और उसने कहा, तुम बस सख्त अभिनय कर सकते हो। अगर मैं इसे बाद में ढूंढता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से आपको परिणाम भुगतने दूंगा। जियो यान के मुंह का कोना एक असामान्य मुस्कान में बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, यदि आप कुछ भी नहीं पाते हैं, तो मिस फेंग को सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगनी पड़ सकती है। फेंग किंगेर की आंखें बर्फीली थीं। जैसे ही उसने अपनी उंगली को काटा, उसने एक ठंडा खर्राटे आने दिया। उसमें से चमकीले लाल रक्त की एक बूंद गिरी और तुरंत उसके सामने लटक गई। इसने इस प्रक्रिया में एक अजीब सी चमक का उत्सर्जन किया। जियो यान ने खून की इस बूंद को देखा। रक्त का रंग लाल था, लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे, तो कोई इसमें बेहद हल्का हरा रंग देख पाएगा। जियो यान ने इस दृश्य को देखकर गहराई से सोचा। रहस्यमय सूखी हुई लाश का खून स्पष्ट रूप से फेंग किंगेर के खून से बहुत अधिक सघन था। देखने से उस रहस्यमय सूखी लाश का खून निश्चित रूप से फेंग किंगेर के खून से ज्यादा शुद्ध था। फेंग किंगेर का चेहरा ठंडा था। उसकी उंगली ने एक रहस्यमय मुहर बनाने के लिए खून की बूंद का नेतृत्व किया। अपने हाथ को उछालकर जियो यान के सिर के ऊपर सील रुक गई। जियो यान के शरीर के चारों ओर धीरे धीरे लिपटने पर उसमें से एक गोलाकार लाल रंग की चमक निकली। जियो यान को स्पष्ट रूप से एक असामान्य ऊर्जा का आभास हुआ जब उसका शरीर लाल रंग के प्रकाश अवरोध से ढका हुआ था। यह धीरे धीरे उसके शरीर को स्कैन कर रहा था और उसे स्पष्ट रूप से ऐसा लगा जैसे कोई ताक झांक कर रहा हो। इससे जियो यान का चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था। हालांकि वो मन ही मन हंस रहा था। फेंग किंगेर को सार्वजनिक रूप से उसे खोजने की अनुमति देने के लिए उसके लिए पर्याप्त बोल्ड होना, यह स्वाभाविक ही था कि उसे विश्वास था कि वह प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को छिपा सकता है। लाल रंग की चमक धीरे धीरे जियो यान के शरीर में फैल गई। इसने विशेष रूप से उसके हाथ की अंगूठी को कई बार स्कैन किया, लेकिन एक असामान्य घटना का संकेत भी नहीं मिला। इससे फेंग किंगेर का चेहरा बदसूरत दिखाई देने लगा। जब उसने फेंग किंगेर की अभिव्यक्ति को देखा तो फेंग जुनजे ने अपने दिल में राहत की सांस ली। लाल चमक आखिरकार गायब होने से पहले कुछ समय तक खोज जारी रही। सील भी प्रकाश की एक लाल किरण में तब्दील हो गई थी जो हरे चेहरे वाले फेंग किंगेर के शरीर में समा गई थी। मिस फेंग, क्या कोई परिणाम आया है? जियो यान ने पूछताछ करते हुए फेंग किंगेर की तरफ देखा। आपने प्राचीन फीनिक्स सार रक्त कहाँ छिपाया है?
फैंग किंगेर ने अपने चांदी के दांत जकड़ लिए। उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे वह जियो यान पर पूरी तरह से तलाश कर रही थी और जियो यान को उतारना चाहती थी। उसने पहले प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। हालांकि उसकी खोज के परिणाम ने उसे एक बड़ा झटका दिया था। उसका खोज कौशल प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड के प्रति बेहद संवेदनशील था। शायद ही कोई ऐसी स्थिति हो जहां यह गलत हो। साइड से फैंग जुनजे की अभिव्यक्ति डूब गई। वह ठंडी आवाज में चिल्लाया, फैंग किंगेर, यह मत सोचो कि यह आदरणीय स्वयं द जून सिर्फ इसलिए आपका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के सदस्य हैं। यदि आप मुसीबतों को भड़काना जारी रखते हैं तो इस आदरणीय स्वयं द जून को स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति को कोई चेहरा न देने के लिए दोष न दें। फैंग किंगेर का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने फैंग जुनजे को ठंडा रोना सुना। बगल में लेई जुनजे तभी आगे बढ़ सका जब उसने यह देखा। किंगेर, आज की बात सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है। परंतु फैंग किंगेर चिंतित हो गया। वह जवाब देने ही वाली थी कि उसने लेई जुनजे को अपनी भौहें बुनते देखा। वह बस इतना कर सकती थी कि उसके शब्दों को निगल लिया जाए। अंततः वह लेई जुनजे की शिष्या थी। उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा वह जानती थी कि फैंग जुनजे जियो यान की रक्षा कर रहा था। आज का मामला शायद निराशाजनक था। अगर उसे जियो यान के शरीर पर प्राचीन फीनिक्स रक्त मिल जाता तो वह कुछ कह पाती। स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति की प्रतिष्ठा के साथ यह संभावना थी कि फैंग जुनजे को भी अपने विकल्पों को थोड़ा तौलना होगा। दुर्भाग्य से फैंग किंगेर उसके दिल में गुस्से में थी। अंत में वो केवल जियो यान को घूर कर देख सकती थी क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस मामले को यूं ही छोड़ नहीं दूंगी। जियो यान मुस्कुराया। उसने हल्की आवाज में जवाब दिया, लगता है मिस फैंग कुछ भूल गई हैं। पवन बिजली मंडप के मुख्य शिष्य के रूप में मुझे लगता है कि आप उन लोगों से घृणा करते हैं जो अपने वचन से पीछे हटते हैं, नहीं? यह सुनते ही फैंग किंगेर का चेहरा तुरंत हरा हो गया। उसका हाथ जकड़ा हुआ था जिससे कर्कश आवाज निकल रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने जबरदस्ती अपने मुंह से कुछ शब्द कहे, आई एम सॉरी। जियो यान मुस्कुराया। वह इस महिला से उलझते रहने के लिए बहुत आलसी था। वो एक कदम पीछे हट गया और फैंग जुनजे से पीछे हट गया। इस मामले को समाप्त होते देख फैंग जुनजे ने राहत की सांस ली। वो लेई जुनजे को मुस्कुराया और कहा, के मैच का परिणाम पहले से ही ज्ञात है। हमारे पूर्व समझौते के अनुसार जियो यान और विंड लाइटनिंग पवेलियन के बीच की दुश्मनी को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, है ना? लेई जुनजे के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। यद्यपि उसका हृदय रोष से भरा हुआ था, वह स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक रूप से अपने स्वयं के शब्दों को नहीं निगलेगा। वह केवल इतना कर सकता था कि उसने अपना सिर जोर से हिलाया। जियो यान को गौर से देखने पर उसकी आंखों से बिजली चमक उठी। उन्होंने कहा, फैंग जुनजे के कारण मैं आपके और पवन बिजली मंडप के बीच के मामले के लिए आपसे काम नहीं लूंगा। हालांकि मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि भविष्य में आपके लिए क्या अच्छा है। यदि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट आपके द्वारा लीक किया जाता है तो यह आदरणीय आत्मा द जून व्यक्तिगत रूप से आपको मार डालेगा। जियो यान केवल लेई जुनजे के शब्दों के सामने मुस्कुराया जिसमें एक छिपा हुआ खतरा था। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, लेई जुनजे, कृपया निश्चिंत रहें। फैंग जुनजे ने लेई जुनजे के बदसूरत चेहरे पर नजर डाली। वह मुस्कुराया और उसकी आंखों ने चारों ओर देखा और हंसा, लेई जुनजे वास्तव में उदार है। हालांकि यह संभावना है कि 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग को आज भी जारी रखने में कठिनाई होगी। ताकत के मामले में विंड लाइटनिंग मंडप वास्तव में बहुत मजबूत है। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि इस सीजन का लीडर स्पॉट अभी भी विंड लाइटनिंग पवेलियन के हाथों में है। जियो यान का मामला केवल फैंग जुनजे की उपस्थिति के कारण सुलझाया गया था। भले ही वे अपने दिलों में कितने भी अनिच्छुक हों, उन्हें कम से कम फैंग जुनजे को सतह पर देने की जरूरत थी। उस स्थिति में
फेंग जुनजे स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा सा एहसान वापस कर देगा। इसके अलावा 4 मंडपों के तथाकथित नेता होने का खाली नाम सबसे अच्छा विकल्प था। किसी भी मामले में इस पद के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था, यह केवल अच्छा लग रहा था। इसके अतिरिक्त यदि कोई ताकत की तुलना करना चाहता है तो अन्य 3 मंडप की युवा पीढ़ी में से कोई भी फेंग किंगेर के लिए मैच नहीं था। बेशक यह स्वाभाविक रूप से केवल जियो यान को बाहर किए जाने के बाद ही था। पहले की लड़ाई से दोनों में से मजबूत पहले से ही अनगिनत लोगों के लिए जाना जाता था। फेंग जुनजे के शब्दों को सुनकर लेई जुनजे की अभिव्यक्ति थोड़ी गर्म हो गई। जियान जुनजे और हुआंग क्वान जुनजे झिझक के एक संक्षिप्त क्षण के बाद ही अपना सिर हिला सके। टेंग यंग निश्चित रूप से फेंग किंगेर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी ओर वांग चेन को जियो यान ने शुरू से ही अपंग बना दिया था। वह दूसरों से कैसे लड़ सकता है? के जब से महासभा समाप्त हो गई है, बूढ़ा मैं अब और नहीं रहूंगा। अगर भविष्य में मेरे पास समय होगा तो मैं आऊंगा और यात्रा करूंगा। फेंग जुनजे हंसे। उसने अपने हाथों को लेई जुनजे से जोड़ दिया, जिसके बाद उसने अपना हाथ लहराया और उसके चारों ओर एक जंगली हवा उठ गई। तुरंत उनके चारों ओर पवन आत्मीयता ऊर्जा स्वतः एकत्रित होने लगी। अंत में इसने असंख्य आंखों के सामने एक विशाल पवन झील का निर्माण किया। चलिए चलते हैं। फेंग जुनजे ने अपने हाथ से इशारा किया। उसका शरीर हिल गया और वो विशाल बाज पर चढ़ गया। म्यू किंग लुवान उसके पीछे बहुत पीछे था। लिन यान को, जो कुछ ही दूरी पर था, पीछा करने के लिए इशारा करने के बाद उसने बड़े बाज पर छलांग लगा दी। फेंग जुनजे ने यह देखने के बाद अपने दोनों हाथ उसके पीछे रख दिए कि उनमें से कुछ ने बड़ी चील पर छलांग लगा दी थी। वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाज के सिर पर खड़ा हो गया, जिसके बाद यह एक तेज हवा लेकर आया, क्योंकि यह विंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज से दूर उड़ते हुए एक स्वोश ध्वनि के साथ हवा में कट गई। एक दो चमक के भीतर यह पूरी तरह से अनगिनत टकटकी के फोकस से गायब हो गया। जियान जुनजे और हुआंग क्वान जुनजे ने लेई जुनजे को अलविदा कहते हुए देखा कि विशाल ईगल गायब हो गया है। अंत में उन्होंने अपने शिष्यों को पकड़ लिया और तेजी से बिजली के पहाड़ से निकल गए। जियान जुनजे के जाने के बाद केवल विंड लाइटनिंग मंडप के लोग पीछे रह गए थे। केवल इस समय लेई जुनजे की अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदास हो गई थी। उसकी आंखें फेंग किंगेर की ओर मुड़ी और उसने पूछा, क्या तुमने वास्तव में प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को पहले महसूस किया था? मैं निश्चित रूप से सही हूँ। हालांकि मैं इस बात से भी अनजान हूँ कि मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। फेंग किंगेर ने सिर हिलाया और पूर्ण निश्चितता के साथ बोला। लेई जुनजे ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत एक भयावह तरीके से कहा, आपको वापस लौटना चाहिए और इस मामले को स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति को रिपोर्ट करना चाहिए। उस समय आपके कबीले के विशेषज्ञ निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और जियो यान को पकड़ लेंगे। यदि फॉलिंग स्टार मंडप के लोग उन्हें रोकते हैं तो स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के लिए अपनी ताकत के कारण उन्हें खत्म करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह सुनकर फेंग किंगेर एक पल के लिए झिझक गई। अंत में उसने अपने चांदी के दांत भींचे और सिर हिलाया। चूंकि आप अपने 3000 बिजली आंदोलन को अपंग करने से इनकार करते हैं, इसलिए मैं आपको भविष्य में किसी अन्य डू कौशल का उपयोग करने में असमर्थ होने का कारण बनूंगा। लेई जुनजे के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति उभर आई। उसकी कोमल बड़बड़ाहट एक हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जिससे आसपास के कुछ लोग कांपने लगे। निर्मल नीले आकाश में अचानक तेज हवा चली। जैसे ही वह उड़ रहा था, एक विशाल बाज ने एक बिजली का तूफान उठाया। चील की पीठ पर कुछ आकृतियां बैठी थीं। जियो यान उनमें से एक था। इस समय जियो यान चील की पीठ पर क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था। उसकी नजर ने बिजली के पहाड़ की ओर देखा और पाया कि वह गायब हो गया था। उसका तनावग्रस्त हृदय आखिरकार शांत हो गया। तुरंत उसने अपने दांत भींच लिए और एक जेड हरी लो उसके हाथ पर भयंकर रूप से जल रही थी। यह क्या है? फेंग जुनजे की आकृति तुरंत जियो यान के पास दिखाई दी और उसने आश्चर्य से पूछा। जियो यान ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी आंखें हाथ में जलती लौ को गौर से देख रही थीं। उगती लौ में हरे लाल खून की बूंदें मिली। यह खून, जिसमें एक चौंकाने वाली ऊर्जा तरंग थी, धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा था। फेंग जुनजे, म्यू किंग लुवान और लिन यान ने यह देखकर हैरान कर देने वाले भाव प्रकट किए। जियो यान ने पहले इस बात को स्वर्गीय ज्वाला में छिपाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसका पता नहीं चला। अध्याय 1034 अवशोषण। जेड हरी लौ जमकर जल गई। इससे एक उच्च तापमान फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास की भयंकर हवाएं अधिक गर्म हो गईं। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फेंग जुनजे और अन्य की आंखें केवल लौ के आंतरिक भाग को देख रही थीं। अंदर लाल हरे रक्त की 3 बूंदें घूम रही थीं। यह वास्तव में प्राचीन फीनिक्स सार रक्त है। इसके अलावा रंग इतना घना है, यह संभावना है कि इसे केवल कुछ स्वर्ग दानव फीनिक्स के खून से परिष्कृत किया जा सकता है जो डूजून वर्ग में पहुंचे हैं। म्यू किंग लुवान का सुंदर चेहरा बगल में बदल गया जब उसने हरे लाल रक्त की 3 बूंदों को देखा। साथ ही उन्होंने एक नारा भी लगाया। वह पौराणिक पक्षी जनजाति की सदस्य थीं। हालांकि उसके गोत्र की तुलना स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसे अपने गोत्र के बारे में बहुत अच्छी समझ थी। इसलिए वह एक नज़र में देख सकती थी कि हरे लाल रक्त की ये 3 बूंदें कितनी कीमती हैं। यहाँ तक फेंग जुनजे की अभिव्यक्ति भी बदल गई जब उसने म्यू किंग लुवान के शब्दों को सुना। एक डूजून वर्ग स्वर्ग दानव फीनिक्स। ऐसी ताकत को निश्चित रूप से उन पुराने राक्षसों में स्थान दिया जाएगा, जो स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के भीतर भी नहीं मरेंगे। इस प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड का जियोयान के हाथों में उतरना कैसे संभव था? हालांकि यह सौभाग्य की बात है कि इसे पहले नहीं खोजा गया था, अन्यथा यह वास्तव में परेशानी का सबब होता। एक डूजून वर्ग प्राचीन फीनिक्स सार रक्त स्वर्ग दानव फीनिक्स को अपनी सेना जुटाने के लिए पर्याप्त है। तुम दोनों को यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। फेंग जुनजे की अभिव्यक्ति बहुत अधिक गंभीर हो गई थी। उसकी आंखों में एक कठोरता प्रकट हुई। इन शब्दों को सुनकर म्यू किंग लुवान और लिन यान ने सिर हिलाया। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि अगर इस मामले को फैलाया गया तो जियो यान को किस तरह की परेशानी होगी। प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को जियोयान द्वारा पहले ही बाहर कर दिया गया है। ऐसा क्यों है कि उसकी अभिव्यक्ति? लिन यान की आंखें जियोयान के चेहरे पर आ गईं और उसने अचानक कुछ झिझक के साथ पूछा। फेंग जुनजे और म्यू किंग लुवान ने भी यह सुनकर अपनी आंखें जियोयान की ओर फेंक दी। उन्होंने वास्तव में देखा कि उसका चेहरा खून से लाल था। उनके शरीर का तापमान भी भयावह रूप से गर्म था। उसकी भौहों के बीच एक कड़वी अभिव्यक्ति थी, मानो वह किसी बात का विरोध कर रहा हो। प्राचीन फीनिक्स सार रक्त की इन 3 बूंदों से कहीं अधिक है। शेष अभी भी उसके शरीर में होना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि वह उन्हें जबरदस्ती बाहर नहीं कर सकते। फेंग जुनजे की तेज आंखों ने समस्या को तेजी से भांप लिया और उसने इसे गहरी आवाज में समझाया। काय करते? लिन यान उत्सुकता से हो गया और उसने जल्दी से पूछा। प्राचीन फीनिक्स सार रक्त के इंटीरियर में स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति की रक्त रेखा की ताकत है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसे आत्मसात करना असंभव है। आखिरकार मानव का संविधान स्वर्ग दानव फीनिक्स से बहुत कम है। यदि कोई इसे जबरदस्ती अवशोषित कर लेता है, तो संभावना है कि वो फट सकता है। केवल एक चीज जो अब हम कर सकते हैं, वह है उसके शरीर के भीतर शेष प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को बाहर निकालने में मदद करना। म्यू किंग लुवान ने कड़वी मुस्कान के साथ बात की। इसे मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है। इससे पहले जियोयान ने फेंग किंगेर की खोज से बचने के लिए प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को स्वर्गीय ज्वाला के अंदर छिपा दिया था। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला का तापमान बहुत अधिक है। इसने कुछ प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड की ऊर्जा को फैलने का कारण बना दिया है। अब यह मूल रूप से उसके पूरे शरीर में फैल गया है। इसे पूरी तरह से बाहर करना पहले से ही असंभव है। फेंग जुनजे ने एक और समस्या बताते हुए अपना सिर हिलाया। यह सुनते ही म्यू किंग लुवान ने अपने हाथ फैला दिए। अगर ऐसा होता तो वह बेबस होती। आइए पहले स्थिति पर एक नजर डालते हैं।
फेंग जुनजे ने अपने विचार व्यक्त किए। अगर वह अब इस मामले में बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप करते हैं, तो संभावना है कि वो केवल समस्या को बढ़ाएंगे। इसलिए पहले यह देखना सबसे अच्छा था कि क्या जियोयान इस प्राचीन फीनिक्स एसेंस ब्लड को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है। जब वे तीनों बातचीत कर रहे थे, जियोयान की त्वचा उबल रही थी। उसका रंग भी खून से लाल हो गया था। एक नज़र में वह बिल्कुल डरावने खून वाले शख्स की तरह लग रहा था। बेशक, जियोयान की बाहरी उपस्थिति केवल एक ही प्रभावित नहीं थी। इस समय जियोयान के शरीर का आंतरिक भाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। हरी लाल ऊर्जा जंगली सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी जो पागलपन से उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से से टकराते थे। इसके भीतर जो पागल हिंसा थी, उसके कारण जियोयान के शरीर के अंदरूनी हिस्से में तीव्र धड़कते दर्द की लहरों के बाद बार बार लहरें उठने लगीं। दम जियोयान के दिमाग ने चुपचाप शाप देते हुए उसके शरीर के भीतर के विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की। मूल रूप से उन्होंने जादुई जानवर की सूखी लाश से हरे लाल रक्त की 5 बूंदों को परिष्कृत किया था। इन अकेडमी में एक औषधीय गोली को परिष्कृत करते समय एक बूंद का उपयोग करने के बाद उसके पास केवल 4 बूंदें शेष थीं। उसने पहले 3 बूंदों को बाहर निकाला था। दूसरे शब्दों में, उसके शरीर में अभी भी हरे लाल रक्त की एक बूंद शेष थी। उसके शरीर को इस तरह की अराजकता में बदलने का मुख्य अपराधी हरे लाल खून की यह बूंद थी। हरा लाल रक्त पूरी तरह से अलग हो गया था जब वह पहले स्वर्गीय ज्वाला में था, जिसके बाद यह कई हिंसक ऊर्जाओं में बदल गया जो अलग अलग फैल गईं और जियोयान के शरीर के भीतर बेतरतीब ढंग से आवेशित हो गईं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपको परिष्कृत करने में कामयाब होने के बाद भी आपको वश में करने में असमर्थ हूँ। जियोयान ने अपने शरीर के भीतर अराजक स्थिति का अध्ययन करते हुए शातिर तरीके से अपने दांत पीस लिए। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसकी भौहों के बीच से आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ, जिसके बाद इसने उसके शरीर पर बेतहाशा आक्रमण किया और एक निश्चित दिशा में बिखरी हुई ऊर्जा का जबरदस्ती पीछा किया। बस जंगली ऊर्जा के और अधिक बिखरने की प्रतीक्षा करने से उसकी आंतरिक चोटें अधिक से अधिक गंभीर हो जाएंगी। इसलिए उसे बिखरी हुई ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करने और उन्हें पूरी तरह से साफ करने की जरूरत थी। हरे लाल हिंसक ऊर्जा का प्रतिरोध बहुत अधिक था। वे जंगली घोड़ों की तरह थे जिन्हें वश में नहीं किया जा सकता था। जियोयान को उन्हें दूर खींचने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार उसकी आध्यात्मिक शक्ति की थकावट असामान्य रूप से महान थी। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि जियोयान सफलतापूर्वक डुज़ोंग वर्ग में आगे बढ़ गया था, अन्यथा उसके लिए इतना कठिन कार्य पूरा करना कठिन हो सकता था। हरे लाल जंगली ऊर्जा का पीछा करने की पूरी कोशिश करते हुए आध्यात्मिक शक्ति बेतरतीब ढंग से बिना थके उसके शरीर के हर हिस्से में चली गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अत्यधिक थकावट के बावजूद यह काफी प्रभावी था। 10 मिनट से भी कम समय में हरे लाल ऊर्जा, जो उसके पूरे शरीर में बिखरी हुई थी, एक हथेली के आकार के हरे लाल ऊर्जा समूह में परिवर्तित होकर एकत्रित हो गई थी। जियोयान ने अपने दिल में राहत की सांस ली जब उसने हिंसक ऊर्जा के इस समूह को देखा जो एक साथ इकट्ठा हुआ था। उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। उसके दिमाग में एक विचार आया और जेड हरी लौ आग की कड़ाही में बदल गई। इसने संयोग से ऊर्जा के समूह को अपने अंदर लपेट लिया। आग की कड़ाही ने अभी अभी ऊर्जा क्लस्टर को लपेटा था जब उसमें से एक भयावह उच्च तापमान रिसने लगा। उच्च तापमान बढ़ने पर हरे लाल ऊर्जा को कुछ खतरे का आभास हुआ। यह बिखर गया, सभी दिशाओं में गोली मारने वाले अनगिनत समूहों में बदल गया। हालांकि इस समय आग की कड़ाही जियोयान के दिमाग के नियंत्रण में पहले से ही बेहद सख्त हो गई थी। इसलिए हरे लाल ऊर्जाओं को वापस प्रतिबिंबित किया गया जब उन्होंने आग की कड़ाही में दस्तक दी, एक अराजक समूह बन गया। जब ये जंगली और हिंसक ऊर्जा अराजकता में बदल गई, तो आग की कड़ाही का उच्च तापमान तेजी से बढ़ गया। भयावह रूप से उच्च तापमान ने धीरे धीरे छोटे हरे लाल ऊर्जा वाले बीजों को धीरे धीरे शून्य में बदल दिया। अंत में यह हरे लाल कोहरे में बदल गया और धीरे धीरे आग की कड़ाही से बाहर निकल गया।
ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद हरे लाल कोहरे ने अब इसमें हिंसक और अदम्य गुण नहीं दिखाए। इसके बजाय यह धीरे से बाहर निकल गया और उसकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों, कोशिकाओं में विलीन हो गया। इस हरे लाल कोहरे और उसके शरीर के विलय के बाद जियोयान यह जानकर हैरान रह गया कि उसके शरीर में सब कुछ इस समय ताकत बढ़ाने वाला लग रहा था। उनकी ताकत और बेरहमी धीरे धीरे बढ़ रही थी।